एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो रिच। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड टू जीन अकर, then how the sex is determined in any organism, what is mutation and what are the genetic disorders। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स। हेरिडिटी और वेरिएशन से हमें क्या समझ में आता है, चलिए देखते हैं। हेरिडिटी को दूसरे टर्म्स में हम बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। मतलब कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ये मदर है, ये फादर है, इनके जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे सच एज हेयर कलर और हेयर पैटर्न, आई कलर, देन स्किन कलर, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक बेबी में या चाइल्ड में जो ट्रांसफ़र होते हैं इसको बोलते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन से क्या मतलब है? वेरिएशन का सिंपल मतलब ये है कि हम जैसे बोलते हैं ना, एक ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा सिमिलर है, तो उस केस में जो वेरिएशन होगा दैट विल बी लो, कम होगा। बट अगर एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स से डिसिमिलरिटी ज़्यादा है, डिसिमिलर है वो अपने पेरेंट्स से, इन दैट केस द वेरिएशन विल बी हाई। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, इट इज़ द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं। तो पहला होता है जीन। जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देखते हैं कि जीन होता कहाँ पे। सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर वी नो दैट देयर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर देयर आर क्रोमोसोम्स जो ऐसे होते हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, दैट इज क्रोमोसोम हैविंग 2 आर्म्स। क्रोमोसोम के अंदर जो होता है दैट इज जीन। ओके, जीन जो है क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड यही जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है, वो जीन के थ्रू पास ऑन होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसीलिए जीन को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जीन को कॉइन किया था, जीन को नेम किया था, ही वॉज जोहानसन। ओके, नाउ हम दूसरा देखते हैं अलील। अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। किसी भी कैरेक्टर के लिए, सपोज प्लांट हाइट, किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं। इसको जो जीन कोड करता है दैट इज टी जीन। इसके 2 एलीलिक फॉर्म होंगे, कैपिटल टी एंड अनदर वन विल बी द स्मॉल टी। ओके, कोई भी कैरेक्टर हो उसके लिए 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता ही होता है। सपोज इट कैन बी कैपिटल टी, इट कैन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इट कैन बी स्मॉल टी। सो दीज आर 2 एलीलिक फॉर्म्स। ओके, देन अगेन नेक्स्ट हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप से क्या मतलब है? जो हमें बाहर से दिखे, बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी हम जिसको बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम बोलेंगे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। सपोज प्लांट हाइट का ही ले लो, तो प्लांट हाइट इट कैन बी टॉल और इट कैन बी डॉर्फ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, suppose this is one plant and this is another one, so we can say by seeing external features that this is the tall plant and this is the dwarf one. Okay, so this is phenotypic character. और जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप मीन्स जीन्स रिलेटेड, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप। जैसे कि यहाँ पे टॉल है,
टॉल को हम जीनोटाइप में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही डॉर्फ है, डॉर्फ को हम क्या लिख सकते हैं जीनोटाइप, दैट इज स्मॉल टी। ओके, जीनोटाइप हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप है। यहाँ पे तो एक कैपिटल लेटर है और एक और स्मॉल लेटर भी है। तो बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे मैम टॉल हो सकता है। तो इसके लिए दूसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये कंसेप्ट मैं आपको आगे क्रॉस में जाके समझाऊंगी। सो आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, जो ये जीनोटाइपिक कैरेक्टर होता है दैट इज द जेनेटिक मेकअप, इसको हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, बट हम ये नहीं बता सकते हैं कि वेदर द टॉल प्लांट इज हैविंग टी जीनोटाइप, दैट इज कैपिटल टी जीनोटाइप, और द टॉल प्लांट इज हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। ओके, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कंसेप्ट जो है हम आगे क्रॉस में देखेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, दैट इज होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम। सो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास आइडेंटिकल एलील्स होंगे, जैसे कि मैंने कहा ना कि सपोज तीन है, सपोज दिस इज द आइडेंटिकल एलील सच एज कैपिटल टी, यहाँ पे बोथ टी आर कैपिटल्स सो इट इज आइडेंटिकल, या फिर यहाँ पे बोथ स्मॉल टी हो, ये भी आइडेंटिकल है। तो हम इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स हैविंग आइडेंटिकल एलील्स। ओके, एंड एलील हमेशा हम दो फॉर्म में ही देखते हैं, तो इसीलिए हम इसको होमोजाइगस में कंसिडर करेंगे। एंड ये जो लास्ट वन है, दिस वन कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, जो कि हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है। दिस वन इज द हेटेरोजाइगस। ओके, इसके अलावा भी हमारा एक और टर्मिनोलॉजी होता है, दैट इज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस जैसे कि मेल सेक्स क्रोमोसोम है, मेल सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम डिनोट करते हैं XY से। सो यहाँ पे एक X क्रोमोसोम है और दूसरा टोटली डिफरेंट Y क्रोमोसोम है, तो इस केस में हम बोलेंगे इट इज हेमीजाइगस। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जेनेटिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। चलिए अब हम आगे देखते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। ही इज मेंडल, ये मेंडल की तस्वीर है, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन मेंडल ने ही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताया था अपने एक्सपेरिमेंट्स से, और इन्होंने पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने 7 years काम किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1856 टू 1863। इन्होंने पी प्लांट के कैरेक्टर्स लिए थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पे साइड में है, जैसे कि पहला है सीड शेप, सेकेंड इज शेड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, देन द लास्ट इज द स्टेम हाइट और प्लांट हाइट। ओके, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उन्होंने लिए थे। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। ये हम आगे क्रॉस में देखेंगे, जो मैंने वही बताया था ना कि डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट है, इसी के रिलेटेड हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। तो पहला है, जो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन वो बहुत शॉर्ट होता है। तो इससे क्या बेनिफिट है कि जो हमारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो रिजल्ट्स हमें फास्ट मिलते हैं, रिजल्ट्स वी गेट फास्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सेकेंड पी प्लांट लिया इसलिए था क्योंकि हमने देखा कि उसके पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं।
7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो इजीली हम लोग कोई भी ट्रेट ले सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। थर्ड, जो पी प्लांट होता है उसका पी प्लांट जो होता है दैट इट इज बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट से ये मतलब है कि इसका जो फ्लावर होता है, पी प्लांट का जो फ्लावर है उसमें मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। सेम फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंथर्स, और फीमेल का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो ये एक ही सेम फ्लावर में ही प्रेजेंट होता है। तो इसका बेनिफिशियल क्या है, इसका बेनिफिशियल ये है कि इससे क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन भी इजीली हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों हम इजीली करवा सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेंडल ने कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे और ये जो कैरेक्टर्स है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है। तो बच्चों, जो पी प्लांट होता है उसमें टोटल 14 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन में हम सबको पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम बोलो या फिर 23 पेयर बोलो। वैसे ही पी में 14 क्रोमोसोम बोलो या फिर 7 पेयर बोलो। तो इसको देखते हैं कि पी प्लांट में जो स्टेम हाइट है या फ्लावर कलर है, ये सारे कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है। जो स्टेम हाइट होता है ये 4th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ओके, और फ्लावर कलर जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट। फ्लावर पोजिशन अगेन इट इज 4th। pod shape is also on 4th chromosome. Pod color it is on 5th chromosome, and the seed shape is 7th chromosome. Seed color is on 1st chromosome. Okay, तो मेंडल्स ने जो क्रोमोसोम नंबर पे काम किया था दैट वेर 1, 4, 5 एंड 7। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास में आप बस इतना समझ लीजिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं एंड कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। अच्छा, कैरेक्टर और ट्रेड्स को कुछ टीचर्स सेम बताते हैं, बट कैरेक्टर्स और ट्रेड्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे देखते हैं, जैसे कि स्टेम हाइट है, ये एक कैरेक्टर है, बट टॉल होगा या डॉर्फ होगा ये उसके ट्रेट है। समझ में आ रहा है? जैसे प्लांट हाइट है तो हाइट एक कैरेक्टर है, बट वो टॉल होगा या डॉर्फ ये उसके ट्रेट्स है। वैसे ही कोई कलर है, कलर इज द कैरेक्टर, बट वो ब्लैक होगा या ग्रे कलर होगा, दैट इज इट्स ट्रेट्स। ओके, समझ में आया? ये माइन्यूट डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं कि मेंडल्स ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे उन्होंने पहले देखा था। तो ये देखिए, ये जो मैं बता रही थी ना कि पी प्लांट का जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि देखिए इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें स्टिग्मा भी प्रेजेंट है विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आर्टिफिशियली क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। हाइब्रिडाइजेशन, ओके, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया था उन्होंने, आर्टिफिशियली करवाया था। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियली कैसे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। उन्होंने दो चीज़ कराया था। पहला उन्होंने कराया था मैस्कुलेशन से मस्क्यूलिन या मेल कैरेक्टर साउंड करता है, और ई मतलब होता है रिमूवल। सो यहाँ पे प्लांट के केस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर्स, इसको हम बोल सकते हैं इमैस्कुलेशन। ओके, और इमैस्कुलेशन कराना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है
वो इजीली हो सकता है, बट मेंडल को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए था, उनको आर्टिफिशियली क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए या सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके इसीलिए उन्होंने इमैस्कुलेशन करवाया, यानी कि जो फ्लावर है उसमें से एंथर पार्ट काट दिया उन्होंने। ओके, सेकेंड को जो दूसरा प्रोसेस था दैट वाज बैगिंग। बैगिंग उन्होंने इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जिसका एंथर उन्होंने काट दिया था उस पे किया। क्यों किया? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जो हनी बीज होते हैं या दूसरे फ्लाइज होते हैं वो कभी कभी दूसरे अनवांटेड फ्लावर से पॉलिन कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर वो सेट करेंगे इस फ्लावर पे तो ये कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। उनको आर्टिफिशियल करवाना था, यानी कि उनको उन्हीं के जो उन्होंने जो प्लांट या फ्लावर सिलेक्ट किया होगा उसी के एंथर्स चाहिए थे उनको फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। इसीलिए उन्होंने बैगिंग करवाया सो दैट दे कैन प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। ओके, तो ऐसे उन्होंने क्या किया, ऐसे उन्होंने जो प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ दैट वाज F1। ओके, इसको हम लोग फीलियल जनरेशन भी बोल सकते हैं, फीलियल जनरेशन। ये बुक में आपका टर्म दिया है, आप देख सकते हैं। तो फीलियल जनरेशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि उन्होंने मेंडल ने प्योर हाइब्रिड क्रॉस कराया था, यानी कि जो कैपिटल टी जीनोटाइप का जो प्लांट है उसका क्रॉस उन्होंने स्मॉल टी यानी कि जो डॉर्फ प्लांट है उससे करवाया था। ठीक है, इसको प्योर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज होमोजाइगस क्रॉस है ना, सेम अलील से। देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में, इसीलिए उन्होंने प्योर लाइन ब्रीडिंग करवाया था। ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन। सो ब्रीडिंग इसमें इससे जो क्रॉस हुआ था, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग उनको F1 में क्या मिला, कैपिटल टी यहाँ से और स्मॉल टी यहाँ से। तो ये जो आया इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन और फीलियल जनरेशन। ओके, ये उनके क्रॉस का प्रोडक्ट था या फिर हम बोल सकते हैं सीड। अल्टीमेटली हमें रिप्रोडक्शन से क्या मिलता है, सीड ही तो मिलता है। सो ये जो सीड है जो प्लांट आगे जाके बनेगा इट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तो मेंडल ने इमैस्कुलेशन और सेकंड बैगिंग करवाया। उसके बाद उसको क्या मिला, थर्ड में उसको मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का उसने क्या किया, इससे सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो क्या मिला, F2 जनरेशन। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट हुआ था। अब हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग होती है दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इसी को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके साइड में हम लिख सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो मेंडल है उन्होंने प्योर लाइन क्रॉसिंग लिया था। प्योर लाइन क्रॉसिंग मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन में क्रॉसिंग करवाई थी, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। तो ये भी होमोजाइगस है, कैपिटल टी और ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल टी। ये क्या है, पेरेंट है। तो इससे जो गैमेट मिलेगा, ये जो होमोजाइगस कंडीशन में जो गैमेट बनता है वो एक ही गैमेट बनेगा क्योंकि बोथ द एलील्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा इट इज़ कैपिटल टी और इस केस में जो गैमेट बनेगा इट इज स्मॉल टी। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं गैमेट्स। अब ये जो है गैमेट्स आपस में क्रॉस होके इन्होंने क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है ये जो आया इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन या फिर इसको हम बोल सकते हैं फीलियल जनरेशन। ओके, इसका जो फिनोटाइप है इट विल बी टॉल। कैपिटल का क्या फिनोटाइप होगा, टॉल होगा। स्मॉल टी का क्या फिनोटाइप होगा, डॉर्फ होगा। ओके, तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका फिनोटाइप टॉल कैसे हुआ ये मैंने बताया था कि मैं क्रॉस के टाइम पे बताऊंगी। तो चलिए, जब
मेंडल ने क्रॉस करवाया था प्योर लाइन ब्रीडिंग क्रॉस, तो F1 कंडीशन में उनको सारे प्लांट्स टॉल मिले, सभी प्लांट्स टॉल कैरेक्टर्स शो कर रहे थे, टॉल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स शो कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, क्योंकि वो डोमिनेंट है तभी तो ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है, कैपिटल टी यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। तो डोमिनेंस में क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है या रिसेसिव क्या होता है? सपोज एलील है, एलील हमेशा दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हमने पहले भी देखा था। तो अगर हम प्लांट हाइट को कंसिडर करें कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर हम किसी फ्लावर कलर को लें, रेड, कैपिटल आर डिनोट्स रेड कलर एंड स्मॉल आर डिनोट्स वाइट कलर सपोज, ओके। तो इस केस में क्या होगा, ये जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन में जब हमने प्योर लाइन क्रॉस करवाया था, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन में प्योर लाइन क्रॉस करवाया था, तो हमें F1 में सभी ऐसे मिल रहे थे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सभी प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। तो टॉल कैरेक्टर इज द डोमिनेंट वन। वैसे ही मान लो यहाँ पे फ्लावर कलर के लिए हमने लिया है, ठीक है, फ्लावर कलर के लिए लिया है सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो फ्लावर कलर के लिए सपोज कैपिटल आर जो है वो रेड फिनोटाइप देगा, और स्मॉल आर जो है वो वाइट फिनोटाइप देगा सपोज। बट जब हमने F1 जनरेशन पे गैमेट्स बनाने के बाद जब देखा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सभी ने रेड दिया। तो F1 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में सभी फ्लावर रेड कलर के हुए, तो इसका मतलब है रेड इज डोमिनेंट, रेड जो है इट इज डोमिनेंट ओवर वाइट। सो वी कैन से दैट कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये डोमिनेंस का कंसेप्ट होता है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ डोमिनेंस का कंसेप्ट। तो कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी? बिकॉज जो यहाँ पे प्योर लाइन ब्रीडिंग क्रॉस किया था बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हमें F1 जनरेशन में सभी प्लांट टॉल मिले। इसका मतलब यही था कि जो कैपिटल टी है, जो टॉल कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट है ओवर डॉर्फ वन, ठीक है, क्लियर हुआ? इससे हम पता कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो कैपिटल टी को हम जो डिनोट कर रहे हैं टॉल के लिए, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। सो इसके बाद क्या हुआ, F1 जनरेशन जब मिल गया तो मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाया, ठीक है, सेल्फिंग करवाया, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो क्या हुआ, ये पहले ये मुझे बताइए कि ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? सो बेसिकली ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि दिस टू आर डिफरेंट एलील्स, दिस वन इज कैपिटल एंड दिस वन इज स्मॉल। सो हेट्रोजाइगस के केस में क्या होता है, दो डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं, कैपिटल टी बनेगा और यहाँ पे स्मॉल टी गैमेट बनेगा। सेम इस केस के लिए भी एक कैपिटल टी गैमेट बनेगा और एक स्मॉल टी गैमेट बनेगा, ओके। तो गैमेट्स, हमेशा गैमेट्स बनाने को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दीज आर गैमेट्स एंड फॉर दिस केस दिस इज द पेरेंट वन। सो अभी हम देखेंगे कि F2 जनरेशन, हमें इससे क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। जेनेटिक्स में हमेशा क्रॉस कैसे होता है हम देखते हैं, चलिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो पहला कैपिटल टी है वो इसके साथ क्रॉस करेगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, ओके। अब ये जो कैपिटल टी है वो किसके साथ क्रॉस करेगा, स्मॉल टी के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल स्मॉल टी है, ये किसके साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी के साथ, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन दिस स्मॉल टी इट विल बी क्रॉस विथ दिस वन, सो क्या बनेगा, स्मॉल टी। ये हमारा क्या आया, ये जो जनरेशन आया, दिस इज द F2 जनरेशन, ओके, दिस इज द F2 जनरेशन और फीलियल 2 जनरेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हम लोग रेशियोज निकालेंगे आगे जाके। ये जो प्लांट्स आया,
ये जो प्लांट्स है वो हम देखेंगे कि किस रेशियो में हमें प्लांट मिल रहा है। तो बच्चों आप लोग इसका फिनोटाइप कैरेक्टर बता सकते हैं बाय सीइंग द जीनोटाइप। यस वी कैन। यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे क्या फिनोटाइप बनेगा, इट विल बी टॉल। दिस वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमें पता है कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा फिनोटाइप कैरेक्टर, इट विल बी ऑल्सो टॉल। यहाँ पे भी क्या बनेगा, टॉल, बट द लास्ट केस में क्या बनेगा, डॉर्फ, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल टी है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो हम यहाँ पे रेशियो बता सकते हैं। रेशियो किसका रेशियो, फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, हम आगे भी फिर से मैं ये कंसेप्ट फिर से ये जो मोनोहाइब्रिड का या इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर है इसका मैं फिर से आपको बताऊंगी डायग्रामेटिकली, बट यहाँ पे आप देखिए कि रेशियो हम कैसे देखते हैं। अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप रेशियो, तो इसको हम कैसे करेंगे। फिनोटाइप देखिए आप, टॉल कितना है यहाँ पे, 1, this one is tall, this one is tall and this one is tall, so 3 is tall। तो हम रेशियो कैसे लिखेंगे, 3 रेशियो इज टू देते हैं ना, 3:1 इज डॉर्फ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जो हम देख के बता सकते हैं ना, फिनोटाइप हमने पहले देखा था टर्मिनोलॉजी में, जो हम देख के बता सकते हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। और वैसे ही अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में क्या होगा, जीनोटाइप डिफरेंट होता है, हम देख नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया तो हमें पता है कि किसका जीनोटाइप क्या है। तो पहले का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले क्या है, कैपिटल टी इज टू। सेकेंड क्या है जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड वन इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, सो सेम है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इज टू। लास्ट वन इज स्मॉल टी। तो हमें यहाँ पे कितने जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, 3 जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। किस रेशियो में मिल रहे हैं, कैपिटल टी कितना है यहाँ पे, 1। वैसे ही स्मॉल टी कितना है यहाँ पे, 2। और कैपिटल टी कितना है, 2। और स्मॉल टी कितना है, 1। सो यहाँ पे जो जीनोटाइप रेशियो है वो क्या बनेगा, 1:2:1। ठीक है, 2 रेशियो मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। होप आप लोगों को समझ में आया। और चलिए हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली इसको हम, ये जो है हमने ये अपने रिप्रेजेंटेशन किया है, बट एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया था, अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, ये जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है रेगिनाल्ड सी पनेट। इसीलिए इसको हम पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, ए पनेट स्क्वायर इज यूज टू अंडरस्टैंड ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एज वेल एज हम इसमें देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन ट्रू हाइब्रिड टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग तो हमने पता था, चलिए मैं यहाँ पे आपके इजी के लिए यहाँ पे मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम देखते हैं। मेंडल ने सपोज, ये मेल है, मेल फ्लावर है, इसका सपोज ट्रू ब्रीडिंग ही लेना है हमें, है ना, ट्रू ब्रीडिंग लेना है, तो कैपिटल टी। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, ये मेल है, दिस इज फीमेल, है ना, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। चलो इसको हम लोग डॉर्फ प्लांट दैट इज स्मॉल टी ले लेते हैं। तो कैपिटल टी से सेम गैमेट्स मिलेगा क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो गैमेट सेम है, तो यहाँ पे क्या गैमेट होगा, कैपिटल टी होगा, यहाँ पे भी क्या गैमेट होगा, कैपिटल टी होगा, और यहाँ पे जो गैमेट्स होगा वो स्मॉल टी होगा, और यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा। तो इसके क्रॉस में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे आया, दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ये स्मॉल टी इसके साथ अगर क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सेम दिस स्मॉल टी इसके साथ कैपिटल टी के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन दिस वन स्मॉल टी कैपिटल टी अगर क्रॉस करेंगे तो वी विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने वही देखा था, जो F1 जनरेशन है ये क्या आया, F1 जनरेशन आया।
ये जो चारों बॉक्स में जो आया ये क्या आया, F1 जनरेशन और फीलियल जनरेशन। तो इससे हमने पहले भी देखा था कि जो मोनोहाइब्रिड में F1 कंडीशन होगा ये सारे ही टॉल फिनोटाइप वाले प्लांट्स हमें मिलेंगे, टॉल फिनोटाइप वाले। तो कैपिटल टी स्मॉल टी सभी प्लांट्स में मिल रहे हैं, दैट इज टॉल, ठीक है। और देन मेंडल ने फिर क्या करवाया था, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है इसका ही सेल्फिंग करवा दिया था। तो चलिए हम इसका सेल्फिंग को भी पनेट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से एक स्क्वायर बना लिया। तो यहाँ पे मेल पेरेंट इस बार क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। और यहाँ पे फीमेल पेरेंट भी क्या होगा, सेल्फिंग है, तो इट विल बी ऑल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम गैमेट्स बनाए तो यहाँ पे अलग अलग गैमेट्स बनेगा क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। एक कैपिटल टी बना और एक स्मॉल टी बना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी सेम एक कैपिटल टी बना और यहाँ पे एक स्मॉल टी बना, गैमेट्स। इसको अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो दिस इज कैपिटल टी, फर्स्ट बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल। सेम कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, सेकेंड बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, थर्ड बॉक्स में क्या आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, सो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। देन अगेन द लास्ट वन, फोर्थ बॉक्स में स्मॉल टी का क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमें अभी क्या मिला है, ये चारों जो बॉक्स में मिला है, दिस इज अवर F2 जनरेशन, ओके। F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग, किसका सेल्फिंग, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी का जो हमने हेट्रोजाइगस में सेल्फिंग करवाया है उससे हमें F2 जनरेशन मिला। तो फर्स्ट बॉक्स में जो फिनोटाइप कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी है तो फिनोटाइप कैरेक्टर टॉल होगा। सेकेंड बॉक्स में भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। थर्ड बॉक्स में भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी इज डोमिनेंट, दैट्स वाई टॉल हो जाएगा। और स्मॉल टी है तो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप कैरेक्टर डॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो F2 जनरेशन मिलता है हम इसी से बता सकते हैं क्या, फिनोटाइप कैरेक्टर और जीनोटाइप कैरेक्टर, ठीक है। किसी भी प्लांट का या किसी भी कैरेक्टर का हम बता सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप बाय नोइंग इट्स F2 जनरेशन। F1 में हम कभी भी नहीं बता सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, हमेशा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए हमें F2 जनरेशन तक तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो जनरेशन लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है, सेम रेशियो लिखा है जो हमने पिछले देखा था। तो फिनोटाइप रेशियो में हम क्या बोलेंगे, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हमें दिख रहे हैं दैट इज टॉल इज टू डॉर्फ। तो यहाँ पे टॉल कितने हैं, 3 है, 1 2 3। टॉल इज टू डॉर्फ कितना है, सिर्फ 1। और जीनोटाइप कैरेक्टर में जीनोटाइप यानी कि जो हम देख नहीं सकते हैं बट जेनेटिक मेकअप है इस प्लांट का, तो यहाँ पे प्लांट हाइट का जो जेनेटिक मेकअप है हमें 3 मिल रहे हैं, दैट इज कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। 3 हमें जीनोटाइप मिल रहा है और किस रेशियो में मिल रहा है, दैट इज 1:2:1। हमें एक कैपिटल टी मिल रहा है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स में, और 1 स्मॉल टी मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन या इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। और ये जो स्क्वायर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इससे हमें कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं, क्या कंक्लूजन कैरेक्टर्स हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो पहले देखिए, पहला पॉइंट में लिखा है कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील्स। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील्स। मतलब कि कोई भी कैरेक्टर हो, वेदर प्लांट हाइट हो या कि कोई प्लांट कलर हो या सीड कलर हो, ठीक है, सबके लिए दो एलील होना ज़रूरी है, पेयर ऑफ एलील या फिर 2 एलील, 2 एलील्स और पेयर ऑफ एलील्स। जैसे कि प्लांट हाइट के लिए क्या होता है, कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। सेम अगर हम सीड कलर की बात करें, सपोज हमने रेड और वाइट का जो एग्जांपल लिया था पहले, सपोज कैपिटल आर रेड कलर,
कैपिटल आर स्मॉल आर इज ऑल्सो रेड कलर एंड स्मॉल आर इज वाइट कलर। तो यहाँ पे भी क्या है, दो एलील्स है ना, टू एलील्स है या फिर एक पेयर है। तो कोई भी कैरेक्टर को हम डोनेट करते हैं एक पेयर ऑफ एलील से या फिर दो एलील से। ये फर्स्ट कंक्लूजन हमें मिला। सेकंड कंक्लूजन क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ से सारे मेंडल्स के लॉज शुरू होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल, सपोज दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है। सपोज प्लांट हाइट है, this is two different form of allele, one is capital T and another one is small t। तो इसमें क्या होगा, one allele will be expressive, one allele will express itself and the another one will not express। so that one which will express itself is called dominant, okay, dominant, or it will be dominant over this one। so हमने देखा था जब F1 जनरेशन, फिर से मैं बता देती हूँ, जब यहाँ पे पेरेंट्स के क्रॉस करवाया था, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स के, गैमेट्स बना था कैपिटल T, एक और गैमेट बना था स्मॉल t, ओके। तो यहाँ पे जब क्रॉस करवाया था तो हमें क्या मिला था, F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t बना था F1 जनरेशन में, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या था, टॉल, हमें फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या देखने को मिला, टॉल देखने को मिला। तो सिंपल यहाँ पे यही पता चला कि ये जो कैपिटल T है इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल t। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोलता है कि जब भी दो डिफरेंट फॉर्म के एलील्स के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल B स्मॉल b, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी अगर डिफरेंट फॉर्म है एलील का, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, उस केस में जो कैपिटल वाला होगा वो डोमिनेंट शो करेगा ओवर द स्मॉल वन, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमेशा ऐसे सच्ची में थोड़े प्लांट में कैपिटल T होगा प्लांट हाइट के लिए और एक स्मॉल t होगा रेसेसिव के लिए, ऐसे कुछ नहीं है। जीन्स रिस्पॉन्सिबल, कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हमने कैपिटल T जस्ट डिनोट किया है, ठीक है। तो हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या सीख रहे हैं कि दो फॉर्म, अगर एलील के दो फॉर्म हैं, अलग अलग फॉर्म हैं, तो एक उसमें से डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। बट यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था इसका कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम आगे देखेंगे। दो एक्सेप्शन होते हैं, एक तो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और दूसरा होता है को डोमिनेंस का। वो कैसे, क्यों एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स देख रहे हैं। तो तीसरा मेंडल का थर्ड कंक्लूजन, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, ओके। सो सपोज इसका डेफिनेशन देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हम ये मतलब होता क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन या सेपरेशन कब हम बोल सकते हैं, तो जब F1 हाइब्रिड बनता है, दैट इज ये जब F1 हाइब्रिड बन जाता है कैपिटल T स्मॉल t, ये मिक्स नहीं होता है आपस में। और ये क्या करता है, मिक्स नहीं होता है और गैमेट फॉर्म करने के लिए ये अलग अलग होता है, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, है ना, अलग होता है, दैट इज सेपरेट होता है। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। या फिर अगर डेफिनेशन वाइज देखना है तो वी कैन से दैट व्हेन पेयर ऑफ एलील्स कम टुगेदर इन F1 हाइब्रिड, they remain together without mixing with each other and during gamete formation they separate out। तो गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्म हो रहा है ना, ये गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं, गैमेट्स फॉर्म के दौरान ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। पता है क्यों, क्योंकि देखो ये जो गैमेट्स बने, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, ये प्योर फॉर्म है। प्योर किस लिए है, प्योर किस लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल T एलील है, यहाँ पे कोई और एलील नहीं है, ओनली कैपिटल T है जो कि प्योर है अपने में ही। और यहाँ पे भी देखो स्मॉल t एलील है, ये भी प्योर है, इसमें सिर्फ एक ही एलील है स्मॉल t। तो ये जो दोनों गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स जो बनते हैं दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ एलील, है ना, सिर्फ सिंगल एलील होने की वजह से ये प्योर होते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है।
जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने देखा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सेप्शन केस हम देखने को मिलता है, वैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा दैट कंक्लूजन क्या थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये तीनों कंक्लूजन, किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या थे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। सो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।